सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम भारत की खोज पाठ्यपुस्तक से पाठ 6 अंतिम दौर 1 भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछेला बनता है, अर्थात इंग्लैंड के पीछे चलने वाला बनता है, राजनीतिक दृष्टि से भी और आर्थिक रूप से भी। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया, उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो, अर्थात इंग्लैंड से शासन चलता था। भारत में इंग्लैंड में जो भी कानून बनाया जाता है और कुछ वो यहाँ पर लागू होता था, केंद्र में चलता था, भारत में चलता था। इंग्लैंड से नियम कानून और कुछ पास होकर भारत में चलते थे। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। विदेशी अर्थात इंग्लैंड। लगभग उस समय 72 देश इंग्लैंड के गुलाम रहे थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख सकते हो आप। 72 देश इंग्लैंड के गुलाम रहे। जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, वो जितने भी इनके गुलाम रहे थे इंग्लैंड के, वही देश कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेते हैं। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर भी प्रभाव पड़ना ही था। जो आर्थिक ढांचा था भारत का, उसको तहस नहस कर दिया था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ गई थी इंग्लैंड में। उससे भारतीय जो छोटे छोटे उद्योग थे, हथकरघा उद्योग थे, वो समाप्त हो गए थे। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया, उसको बांट दिया। विघटन करना, बांट देना। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, बाहर जैसा मैं बता रहा हूँ इंग्लैंड से होता था, जो उस पर लाद दी गई थी। भारत पर ज़बरदस्ती लाद दी गई थी व्यवस्था। कच्चा माल भी यहीं से उसको फैक्ट्रियों में तैयार करके इंग्लैंड में वापस यहीं पर लाया जाता था। भारत ब्रिटिश ढांचे का उपनिवेशिक और खेतीहर कुचला बनकर रह गया था। अंग्रेज़ों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में, लगान जो कर या टैक्स था, फसल के ऊपर लगता था, शकल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिनव अलग हों। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी जो स्थिति थी उसको सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारी की बहुत बड़ी संख्या थी, जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जमींदारों ने या और कुछ, वो जो भी लगान का काम अंग्रेज जमींदार को सौंप देते थे। जमींदार किसानों का शोषण करते थे। सरकार के 2 खास महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो शासन की धुरी था। उसके इर्द गिर्द ही शासन चलता था, कहने का मतलब। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया गया। साम्राज्यवादी होता है अपने जो साम्राज्य है या राज्य है उसका विस्तार करना। इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। जो ब्रिटिश सेना थी, इंग्लैंड की सेना, उसका भी सारा खर्च है भारतीयों को ही उठाना पड़ता था, भारत सरकार को। कहने की भारत सरकार थी, वो सब इंग्लैंड से ही चलता था शासन। इस राशि को
कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटिश के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता, वे श्रेष्ठ थे हमसे, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। आपस में फूट थी हमारे राजाओं में, वो आपस में लड़ते थे, इसलिए अंग्रेज़ों की कठपुतली बनकर रहे। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध, राममोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेज़ों ने जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य, विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी ये ईसाई धर्म प्रचार के लिए जो काम करती है वो मिशनरी, और कुछ अन्य लोग थे। पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया इन्होंने। पाश्चात्य संस्कृति जो पश्चिमी संस्कृति अर्थात यूरोप की, उसको भारत में लाने का कार्य इन्होंने किया। अर्थात जो भी है यहाँ अंग्रेजी भाषा है या और कुछ है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ये सब पत्रकार जो बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने किया। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। अर्थात जो शिक्षाविद थे इंग्लैंड से, उन्होंने ऐसे भारतीयों को इकट्ठा कर लिया जो उनका ये काम कर सकते थे। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। अर्थात अंग्रेज़ों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, शिक्षा का भारत में सस्ते क्लर्क तैयार करना, क्योंकि इंग्लैंड से आते थे जो क्लर्क वो महंगे पड़ते भारत में, कि भाई बड़े ऑफिसर इंग्लैंड से बनेंगे, छोटे क्लर्क मिल जाएं तो इनको सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाया जाए। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित भी थी और गलत ढंग की भी थी। सीमित थी क्योंकि 8वीं 10वीं तक पढ़ाया जाता था, जैसा मैं बता रहा हूँ, और गलत ढंग थी। फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियों और दरवाजे खोल दिए। अर्थात भाई जो पढ़ेगा लिखेगा वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, तो दरवाजे भी खोल दिए थे। जो ज़्यादा शिक्षित हो गए उनको अपने अधिकारों का पता लगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष हो, महात्मा गांधी हो, विदेशों में पढ़े लिखे और उनके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। फिर बाद में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। तो इस प्रकार से ये लेसन आपको यहाँ तक पढ़ना बड़े ध्यान से। जो एक एक अंक के क्वेश्चन बनते हैं उनको रेखांकित करना है।